चैप्टर 16 टिप्स। लोग कैसे टिप्स चाहते हैं? वे न केवल उन्हें पाने के लिए बल्कि उन्हें देने के लिए भी तरसते हैं। इसमें लालच शामिल है और घमंड है। यह बहुत ही मनोरंजक है, कभी कभी यह देखने के लिए कि वास्तव में बुद्धिमान लोग उनके लिए मछली पकड़ते हैं। और टिप देने वाले को क्वालिटी के बारे में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टिप सीकर वास्तव में अच्छी टिप्स के बाद नहीं है, बल्कि किसी भी टिप के बाद है। अगर ये अच्छा बनाता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अगले के साथ बेहतर भाग्य। मैं औसत कमीशन हाउस के औसत ग्राहक के बारे में सोच रहा हूँ। एक प्रकार का प्रमोटर या जोड़ तोड़ करने वाला होता है जो पहले, आखिरी और हमेशा सुझावों में विश्वास करता है। सुझावों के एक अच्छे प्रवाह को उनके द्वारा एक तरह का प्रचारित पब्लिसिटी कार्य माना जाता है, जो दुनिया में सबसे अच्छा व्यापारिक डोप है। क्योंकि टिप चाहने वाले और टिप लेने वाले हमेशा टिप पासर्स होते हैं, टिप प्रसारण एक प्रकार का एंडलेस चेन एडवर्टाइजिंग बन जाता है। टिप्सटर प्रमोटर इस भ्रम में काम करता है कि कोई भी इंसान सांस नहीं लेता है जो अगर ठीक से दिया जाए तो टिप का विरोध कर सकता है। वो उन्हें आर्टिस्टिक रूप से सौंपने की कला का स्टडीज करता है। मुझे हर तरह के लोगों से सैकड़ों की संख्या में सुझाव मिलते हैं। मैं आपको बोर्नियो टिन के बारे में एक कहानी बताता हूँ। आपको याद है जब स्टॉक निकाला गया था? यह उछाल की ऊंचाई पर था। प्रमोटर के पूल ने एक बहुत ही चतुर बैंकर की सलाह ली थी और एक अंडरराइटिंग सिंडिकेट को इसके बारे में अपना समय लेने के बजाय तुरंत नई कंपनी को खुले बाजार में लाने का फैसला किया था। यह अच्छी सलाह थी। पूल के सदस्यों ने एकमात्र गलती इनएक्सपीरियंस से की। वे नहीं जानते थे कि एक पागल उछाल के दौरान शेयर बाजार क्या करने में सक्षम था और साथ ही वे बुद्धिमानी से उदार नहीं थे। वे स्टॉक को बाजार में बेचने के लिए मूल्य को मार्क करने की आवश्यकता पर सहमत थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे आंकड़े पर ट्रेडिंग शुरू किया जिस पर ट्रेडर्स और सट्टा पायनियर इसे बिना किसी संदेह के खरीद नहीं सकते थे। राइट से प्रमोटरों को इसके साथ फंस जाना चाहिए था, लेकिन जंगली बुल बाजार में उनका नीति रैंक रूढ़िवाद निकला। जनता कुछ भी खरीद रही थी जिसे पर्याप्त रूप से इत्तला दे दी गई थी। इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहते थे। डिमांड आसान पैसे की थी, निश्चित जुआ लाभ के लिए। युद्ध सामग्री की भारी खरीद के माध्यम से इस देश में सोना आ रहा था। वे मुझे बताते हैं कि प्रमोटरों ने बोर्नियो स्टॉक लाने की अपनी योजना बनाते समय जनता के लाभ के लिए अपने पहले लेनदेन को ऑफिशियली रूप से दर्ज करने से पहले 3 अलग अलग बार शुरुआती कीमत को मार्क किया। पूल में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क किया गया था और मैंने इस पर गौर किया था, लेकिन मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अगर कोई बाजार चालबाजी करना है तो मैं इसे स्वयं करना पसंद करता हूँ। मैं अपनी जानकारी पर ट्रेड करता हूँ और अपने तरीकों का पालन करता हूँ। जब बोर्नियो टिन को बाहर लाया गया, यह जानते हुए कि पूल के रिसोर्सेज क्या थे और उन्होंने क्या करने की योजना बनाई थी, और यह भी जानते हुए कि जनता क्या करने में सक्षम थी, मैंने पहले दिन के पहले घंटे के दौरान 10,000 शेयर खरीदे। इसकी बाजार में शुरुआत कम से कम उस हद तक सफल रही। वास्तव में प्रमोटरों ने डिमांड को इतना एक्टिव पाया कि उन्होंने फैसला किया कि इतनी जल्दी इतना स्टॉक खोना एक गलती होगी। उन्हें पता चला कि मैंने लगभग उसी समय अपने 10,000 शेयर प्राप्त कर लिए थे। जब उन्हें पता चला कि वे शायद अपने हर शेयर को बेचने में सक्षम होंगे यदि वे केवल 25 या 30 अंक अंकित करते हैं, इसलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मेरे 10,000 शेयरों पर होने वाला लाभ उन लाखों शेयरों में से बहुत बड़ा हिस्सा ले लेगा जो उन्हें लगा कि वे पहले से ही बैंक के समान अच्छे हैं। इसलिए उन्होंने वास्तव में अपने बुल ऑपरेशंस को बंद कर दिया और मुझे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं बस कसकर बैठ गया। उन्होंने मुझे एक खराब नौकरी के रूप में छोड़ दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाजार उनसे दूर हो जाए। और फिर उन्होंने कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया।
बिना किसी और स्टॉक को खोए जितना वे मदद कर सकते थे। उन्होंने देखा कि अन्य शेयरों में कितनी ऊंचाई है और वे अरबों में सोचने लगे। खैर, जब बोर्नियो टिन 120 तक पहुंच गया तो मैंने उन्हें अपने 10,000 शेयर दिए। इसने इंक्रीज की जांच की और पूल मैनेजर्स ने अपनी जैकिंग अप प्रोसेस को छोड़ दिया। अगली आम रैली में उन्होंने फिर से इसके लिए एक एक्टिव बाजार बनाने की कोशिश की और काफी कम निपटारा किया, लेकिन माल काफी महंगा साबित हुआ। अंत में उन्होंने इसे 150 तक मार्क्ड किया, लेकिन ब्लूम बुल मार्केट के लिए बंद था, इसलिए पूल को बाजार के लिए मजबूर किया गया था कि यह उन लोगों के लिए कौन सा स्टॉक कर सकता है जो अच्छी रिएक्शन के बाद खरीदना पसंद करते हैं। इस भ्रम पर कि एक स्टॉक जो एक बार 150 पर बेचा जाता है वो 130 पर सस्ता होना चाहिए और 120 पर एक बड़ा सौदा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने टिप को पहले फ्लो ट्रेडर्स को दिया, जो अक्सर एक टेम्पररी बाजार बनाने में सक्षम होते हैं, और बाद में कमीशन हाउसों को हर छोटी मदद की और पूल ज्ञात हर उपकरण का उपयोग कर रहा था। परेशानी यह थी कि शेयरों में तेजी का समय बीत चुका था। चूसने वालों ने अन्य कांटों को निगल लिया था। बोर्नियो गुच्छा ने इसे नहीं देखा या नहीं देखा। मैं अपनी पत्नी के साथ पाम बीच में था। एक दिन मैंने ग्रिडली में थोड़ा पैसा कमाया और जब मैं घर गया तो मैंने श्रीमती लिविंगस्टन को उसमें से $500 का बिल दिया। यह एक क्यूरियस संयोग था, लेकिन उसी रात वो एक डिनर में बोर्नियो टिन कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर विसेनस्टीन से मिली, जो स्टॉक पूल के मैनेजर बन गए थे। कुछ समय बाद तक हमें यह पता नहीं चला कि इस विसेनस्टीन ने जानबूझकर चाल चली ताकि वो रात के खाने में श्रीमती लिविंगस्टन के बगल में बैठ जाए। उसने खुद को उसके लिए विशेष रूप से अच्छा बताया और सबसे मनोरंजक तरीके से बात की। अंत में उसने बहुत ही गोपनीय तरीके से उससे कहा, श्रीमती लिविंगस्टन, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मुझे इसे करने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप वास्तव में इसका मतलब जानते हैं। वो रुक गया और श्रीमती लिविंगस्टन को क्यूरियोसिटी से देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो न केवल बुद्धिमान बल्कि बुद्धिमान थी। वो इसे उसके चेहरे पर पढ़ सकती थी, प्रिंट के रूप में सादा। लेकिन उसने कहा, हाँ, श्रीमती लिविंगस्टन, आपसे और आपके पति से मिलकर बहुत खुशी हुई, और मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं यह कहने में ईमानदार हूं क्योंकि मुझे आप दोनों का बहुत कुछ देखने की उम्मीद है। मुझे यकीन है कि मैं आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जो कहने जा रहा हूं वह पूरी तरह से गोपनीय है। फिर वो फुसफुसाया, यदि आप कुछ बोर्नियो टिन खरीद लेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। क्या आप ऐसा सोचते हैं? उसने पूछा। होटल से निकलने से ठीक पहले उन्होंने कहा, मुझे समाचार के साथ कुछ केबल मिले जो कम से कम कई दिनों तक जनता को पता नहीं चलेगा। मैं जितना हो सके उतना स्टॉक इकट्ठा करने जा रहा हूं। अगर आप कल के उद्घाटन पर कुछ प्राप्त करेंगे, आप इसे उसी समय और उसी कीमत पर खरीदेंगे जैसे मैं आपको अपना वचन देता हूं कि बोर्नियो टिन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे मैंने यह बताया है। बिल्कुल अकेला। उसने उसे धन्यवाद दिया और फिर उसने उससे कहा कि उसे स्टॉक में सट्टा लगाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि जितना उसने उसे बताया था उससे अधिक जानना उसके लिए आवश्यक नहीं था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने इसे सही ढंग से सुना है, उसने उसे अपनी सलाह दोहराई। आपको बस इतना करना है कि आप जितना चाहें उतना बोर्नियो टिन खरीद लें। मैं आपको अपना वचन दे सकता हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 1% नहीं खोएंगे। मैंने अपने जीवन में कुछ भी खरीदने के लिए किसी महिला या पुरुष से पहले कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि स्टॉक 200 के इस पक्ष को नहीं रोकेगा कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ पैसे कमाएं। मैं नहीं कर सकता, आप जानते हैं, कि सारा स्टॉक खुद खरीद लें, और अगर मेरे अलावा किसी और को इंक्रीज से फायदा होने वाला है तो मैं किसी अजनबी की बजाय आप ही थे।
बल्कि मैंने आपको विश्वास में कहा है क्योंकि मुझे पता है कि आप बात नहीं करेंगे इसके बारे में। इसके लिए मेरा वचन लें, श्रीमती लिविंगस्टन, और बोर्नियो टिन खरीदो। वो इसके बारे में बहुत गंभीर था और उसे इतना प्रभावित करने में सफल रहा कि वो सोचने लगी कि उसने उस दोपहर को दिए गए $500 के लिए एक एक्सीलेंट उपयोग किया था। उस पैसे का मुझे कुछ भी खर्च नहीं हुआ था और वो उसके अलाउंसेस से बाहर था। दूसरे शब्दों में, अगर किस्मत उसके खिलाफ गई तो पैसा खोना आसान था, लेकिन उसने कहा था कि वो निश्चित रूप से जीतेगी। ये अच्छा होगा कि मैं अपने हुक पर पैसा कमाऊं और मुझे बाद में इसके बारे में सब कुछ बता दूं। ठीक है, सर। बाजार खुलने के अगले दिन सुबह वो हॉर्डिंग के ऑफिस में गई और मैनेजर से कहा, श्रीमान हेली, मैं कुछ स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह मेरे रेगुलर अकाउंट में जाए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को इसके बारे में तब तक कुछ पता चले जब तक मैंने कुछ पैसे नहीं कमा लिए। क्या आप इसे मेरे लिए ठीक कर सकते हैं? मैनेजर हेली ने कहा, ओह हाँ, हम इसे एक स्पेशल अकाउंट बना सकते हैं। स्टॉक क्या है और आप इसमें से कितना खरीदना चाहते हैं? उसने उसे $500 दिए और उससे कहा, सुनो, कृपया, मैं इस पैसे से अधिक खोना नहीं चाहती। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको कुछ भी देना नहीं चाहती, और याद रखना, मुझे श्रीमान नहीं चाहिए। लिविंगस्टन को इसके बारे में कुछ भी जानने के लिए उद्घाटन के समय मुझे पैसे के लिए जितना हो सके बोर्नियो टिन खरीदें। हेली ने पैसे लिए और उससे कहा कि वो कभी किसी आत्मा से एक शब्द भी नहीं कहेगा, और शुरुआत में उसे 100 शेयर खरीदे। मुझे लगता है कि उसे 108 पर मिला। उस दिन स्टॉक बहुत एक्टिव था और 3 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ। श्रीमती लिविंगस्टन अपने कारनामे से इतनी खुश थी कि मुझे इसके बारे में बताने से बचने के लिए वो बस इतना ही कर सकती थी। ऐसा हुआ कि मैं सामान्य बाजार पर अधिक से अधिक बेरिश का अनुभव कर रहा था। बोर्नियो टिन में अनयूजुअल एक्टिविटी ने मेरा ध्यान इस ओर खींचा। मुझे नहीं लगता था कि किसी भी स्टॉक के आगे बढ़ने का समय सही था। उस तरह से बहुत कम। मैंने उसी दिन अपना बेयर ऑपरेशंस शुरू करने का फैसला किया था और मैंने बोर्नियो के लगभग 10,000 शेयर बेचकर शुरुआत की। अगर मैं नहीं होता तो मुझे लगता है कि स्टॉक 3 के बजाय 5 या 6 अंक ऊपर चला गया होता। अगले ही दिन मैंने 2,000 शेयर ओपनिंग पर और 2,000 शेयर बंद होने से ठीक पहले बेचे, और स्टॉक 102 पर टूट गया। हॉर्डिंग ब्रदर्स की पाम बीच ब्रांच की मैनेजर हेली तीसरी सुबह श्रीमती लिविंगस्टन के वहां बुलाने का इंतजार कर रही थी। वो आम तौर पर लगभग 11 बजे टहलती थी, यह देखने के लिए कि चीजें कैसी हैं। अगर मैं कुछ भी कर रहा होता, हेली उसे एक तरफ ले गई और कहा, श्रीमती लिविंगस्टन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बोर्नियो टिन के 100 शेयर ले जाऊं, तो आपको मुझे और मार्जिन देना होगा, लेकिन मेरे पास और नहीं है। उसने उससे कहा, मैं इसे आपके रेगुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। उन्होंने कहा, नहीं। उसने विरोध किया, क्योंकि इस तरह एलएल इसके बारे में सीखेगा, लेकिन खाता पहले से ही नुकसान दिखाता है। उसने शुरू किया, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि मैं $500 से अधिक नहीं खोना चाहती थी। मैं उसे खोना भी नहीं चाहती थी। उसने कहा, मुझे पता है, श्रीमती लिविंगस्टन, लेकिन मैं आपसे कंसल्टिंग किए बिना इसे बेचना नहीं चाहता था, और अब जब तक आप मुझे इसे रखने के लिए ऑथराइज नहीं करते हैं, मुझे इसे जाने देना होगा। लेकिन जिस दिन मैंने इसे खरीदा, उस दिन इसने बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि यह इतनी जल्दी इस तरह से कार्य करेगा। क्या आपने? नहीं, हेली ने उत्तर दिया। मैंने नहीं किया। उन्हें ब्रोकर्स के ऑफिसर्स में डिप्लोमैटिक होना चाहिए। इसमें क्या गलत है, मिस्टर हेली? हेली जानती थी, लेकिन वो मुझे बताए बिना नहीं बता सकता था। और एक ग्राहक का बिजनेस पवित्र है। तो उसने कहा, मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं सुनता, एक तरफ या कोई अन्य। वो वहां जाती है,
यह कदम के लिए कम है। और उन्होंने कोटेशन बोर्ड की ओर इशारा किया। श्रीमती लिविंगस्टन ने डूबते स्टॉक को देखा और रोया। ओह मिस्टर हेली, मैं अपने $500 नहीं खोना चाहती थी। मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, श्रीमती लिविंगस्टन, लेकिन अगर मैं तुम होते तो मैं मिस्टर लिविंगस्टन से पूछता। ओह नहीं, वो नहीं चाहता कि मैं अपने हुक पर स्पेक्यूलेट लगाऊं। उसने मुझे ऐसा बताया है। अगर मैं उससे पूछूं तो वो मेरे लिए स्टॉक खरीदेगा या बेचेगा। लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा ट्रेडिंग नहीं किया है जो उसने नहीं किया था। सब कुछ पता है, मैं उसे बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, हेली ने आराम से कहा। वो एक वंडरफुल ट्रेडर है और उसे पता होगा कि उसे क्या करना है। उसे हिंसक रूप से अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने शैतानी ढंग से कहा, या तो आप अपने बोर्नियो की देखभाल के लिए 1 या 2,000 लगा देंगे। विकल्प ने उसे तब और वहीं तय किया। वो ऑफिस के बारे में लटकी रही, लेकिन जैसे जैसे बाजार कमजोर और कमजोर होता गया, वो उस जगह पर आ गई जहां मैं बोर्ड देख रहा था और मुझसे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। हम निजी ऑफिस में गए और उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। तो मैंने बस उससे कहा, बेवकूफ छोटी लड़की, तुम इस सौदे से अपना हाथ रखो। उसने वादा किया था कि वो करेगी, और इसलिए मैंने उसे $500 वापस कर दिए और वो खुश होकर चली गई। उस समय तक स्टॉक बराबर था। मैंने देखा कि क्या हुआ था। विसेनस्टीन एक चतुर व्यक्ति थे। उसने सोचा कि श्रीमती लिविंगस्टन मुझे वो बताएगी जो उसने उससे कहा था और मैं स्टॉक का स्टडी करूंगा। वो जानता था कि गतिविधि ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है और मैं एक सुंदर निष्पक्ष रेखा को स्विंग करने के लिए जाना जाता था। मुझे लगता है कि उसने सोचा था कि मैं 10 या 20,000 शेयर खरीदूंगा। यह सबसे चतुराई से प्लान्ड एंड आर्टिस्टिकली रूप से प्रेरित टिप्स में से एक था जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। लेकिन यह गलत हो गया। यह करना पड़ा। सबसे पहले उस महिला को उसी दिन एक अनर्न्ड $500 प्राप्त हुए थे और इसलिए वो सामान्य से कहीं अधिक वेंचरसम मूड में थी। वो अपने आप से कुछ पैसा कमाना चाहती थी, और नारी की तरह टेम्पटेशन को इतना आकर्षक रूप से चित्रित किया कि यह अनूठा था। वो जानती थी कि बाहरी लोगों द्वारा प्रचलित स्टॉक सट्टा के बारे में मुझे कैसा महसूस होता है, और उसने मुझे इस मामले का मेंशन करने की हिम्मत नहीं की। विसेनस्टीन ने अपने साइकोलॉजी को सही आकार नहीं दिया। मैं किस तरह का ट्रेडर था, इस बारे में उनके अनुमान में भी वो पूरी तरह से गलत थे। मैं कभी टिप्स नहीं लेता और मैं पूरे बाजार में बेरिश का शिकार था। जिस रणनीति के बारे में उन्होंने सोचा था कि वो मुझे बोर्नियो खरीदने के लिए प्रेरित करने में कारगर साबित होगी, यानी गतिविधि और 3 पॉइंट इंक्रीज, ठीक वही थी जिसने मुझे बोर्नियो को एक स्टार्टर के रूप में चुना जब मैंने पूरे बाजार को बेचने का फैसला किया। श्रीमती लिविंगस्टन की कहानी सुनने के बाद मैं बोर्नियो को बेचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक था। हर सुबह उद्घाटन के समय और हर दोपहर बंद होने से ठीक पहले मैंने उसे नियमित रूप से कुछ स्टॉक दिया, जब तक कि मुझे अपने शॉर्ट्स को एक अच्छे लाभ पर लेने का मौका नहीं मिला। टिप्स पर ट्रेड करने के लिए मुझे हमेशा बांध की मूर्खता की ऊंचाई लगती है। मुझे लगता है कि मैं उस तरह से नहीं बना हूं जैसा टिप लेने वाला होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि टिप लेने वाले शराबी की तरह होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रेविंग का विरोध नहीं कर पाते हैं और हमेशा उन झटकों के लिए रेडी रहते हैं जिन्हें वे अपनी खुशी के लिए इंडिस्पेंसेबल मानते हैं। अपने कान खोलना और टिप को अंदर आने देना इतना आसान है। यह बताया जाना कि खुश रहने के लिए क्या करना है, इस तरह से कि आप आसानी से पालन कर सकें। खुश रहने के लिए अगली सबसे अच्छी बात है, जो कि एक शक्तिशाली लंबा पहला कदम है, अपने दिल की इच्छा की फुलफिलमेंट। यह इतना लालच नहीं है जिसे उत्सुकता ने अंधा बना दिया है, क्योंकि यह किसी भी सोच को करने की अनिच्छा से आशा की पट्टी है।
और यह केवल बाहरी जनता के बीच ही नहीं है कि आप कट्टर टिप लेने वाले पाते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फर्श पर प्रोफेशनल ट्रेडर उतना ही बुरा है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि उनमें से कोई भी मेरे बारे में गलत धारणाओं को चेरिश नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी को सुझाव नहीं देता। अगर मैंने एवरेज आदमी से कहा अपने आप को 5000 स्टील बेचो, वो इसे मौके पर ही करेगा। लेकिन अगर मैं उसे बता दूं कि मैं पूरे बाजार में काफी बेरिश का हूं और उसे अपने कारणों को विस्तार से बताता हूं, तो उसे सुनने में परेशानी होती है और मेरे बात करने के बाद वो सामान्य परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपना समय बर्बाद करने के लिए मेरी तरफ देखेगा। उसे एक डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक टिप देना, उस प्रकार के रियल फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह जो वॉल स्ट्रीट में इतनी ज्यादा मात्रा में है, जो लाखों लोगों को दोस्तों, परिचितों और पूरी तरह से अजनबियों की जेब में डालना पसंद करता है। चमत्कारों में विश्वास जिसे सभी लोग संजोते हैं, आशा में अत्यधिक भोग से पैदा होता है। ऐसे लोग हैं जो समय समय पर आशा की लहरों पर चलते हैं, और हम सभी पुरानी आशा के शराबी को जानते हैं जो एक अनुकरणीय आशावादी के रूप में हमारे सामने है। टिप टेकअवे सभी हैं जो वास्तव में हैं। मेरा एक परिचित है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक सदस्य, जो उन लोगों में से एक था जो सोचते थे कि मैं एक स्वार्थी, ठंडे खून वाला सुअर था, क्योंकि मैंने कभी सुझाव नहीं दिया या दोस्तों को चीजों में नहीं डाला। एक दिन कुछ साल पहले वो एक अखबार के आदमी से बात कर रहा था जिसने लापरवाही से उल्लेख किया था कि उसे एक अच्छे सोर्स से पता चला था कि GOH ऊपर जा रहा था। मेरे ब्रोकर मित्र ने तुरंत 1000 शेयर खरीदे और कीमतों में इतनी तेजी से गिरावट देखी कि वो अपना नुकसान रोकने से पहले $3500 से बाहर हो गए। वो 1 या 2 दिन बाद अखबार वाले से मिला, जबकि वो अभी भी दुखी था। वो एक टिप का नरक था जो आपने मुझे दिया था, उसने शिकायत की। वो कौन सी टिप थी? रिपोर्टर से पूछा। जो याद नहीं है। GOH के बारे में आपने कहा था कि आपके पास यह एक अच्छे सोर्स से था, तो मैंने किया। कंपनी के एक डायरेक्टर जो फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं, ने मुझे बताया। उनमें से कौन था? ब्रोकर ने बदले की भावना से पूछा। अगर आपको पता होना चाहिए, अखबार वाले ने जवाब दिया। ये आपके अपने ससुर थे। मिस्टर वेस्टलिक, हेड्स में आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप उससे मतलब रखते हैं? ब्रोकर चिल्लाया। तुमने मुझे $3500 खर्च किए। वो फैमिली टिप्स में विश्वास नहीं करता था। स्रोत जितना दूर होगा, टिप उतना ही शुद्ध होगा। ओल्ड वेस्टलेक एक अमीर और सफल बैंकर और प्रमोटर था। वो एक दिन जॉन W. गेट्स के पास दौड़ा। गेट्स ने उससे पूछा कि वो क्या जानता है। यदि आप इस पर कार्रवाई करेंगे तो मैं आपको एक टिप दूंगा। यदि आप नहीं करेंगे तो मैं अपनी सांस बचाऊंगा। पुराने वेस्टलेक ने बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया। बेशक मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, गेट्स ने खुशी से वादा किया। वेस्टलेक ने प्रभावशाली ढंग से कहा, पढ़ना बेचो। इसमें निश्चित रूप से 25 अंक हैं, और पॉसिबली अधिक, लेकिन 25 बिल्कुल निश्चित हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और बेट मिलियन गेट्स ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और अपने ब्रोकर के ऑफिस की दिशा में चले गए। वेस्टलेक ने पढ़ने में स्पेशलाइजेशन हासिल की थी। वो कंपनी के बारे में सब कुछ जानता था और इनसाइडर्स के साथ खड़ा था ताकि स्टॉक का बाजार उसके लिए एक खुली किताब हो और हर कोई इसे जानता हो। अब वो वेस्टर्न सवार को इससे कम जाने की सलाह दे रहा था। खैर, पढ़ना कभी बंद नहीं हुआ। यह कुछ ही हफ्तों में 100 अंक जैसा कुछ बढ़ा। एक दिन पुरानी वेस्ट लेक स्ट्रीट में जॉन W. से टकरा गई, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि उसने उसे नहीं देखा था और चल रहा था। जॉन W. गेट्स ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका हाथ थाम लिया। ओल्ड वेस्टलेक ने उसे चौंका दिया। मैं आपको उस टिप के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे रीडिंग पर दी थी, गेट्स ने कहा। मैंने आपको कोई टिप नहीं दी,
वेस्टलेक ने झुंझलाते हुए कहा, जरूर तुमने किया, और यह एक टिप का जिम हिकी भी था। मैंने $60,000 कमाए। $60,000 कमाए? जरूर। क्या आपको याद नहीं है? आपने मुझे रीडिंग बेचने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इसे खरीदा। मैंने हमेशा आपके सुझावों को ताने पर पैसा कमाया है। वेस्टलेक, जॉन डब्ल्यू गेट्स ने सुखद रूप से कहा। हमेशा। ओल्ड वेस्टलेक ने झांसा देने वाले वेस्टर्नर को देखा और वर्तमान में प्रशंसा करते हुए कहा, गेट्स, अगर मैं तुम्हारा दिमाग होता तो मैं कितना अमीर आदमी होता। दूसरे दिन मैं फेमस कार्टूनिस्ट श्री W.A. रोजर्स से मिला, जिनकी वॉल स्ट्रीट के फोटो ब्रो का बहुत प्रशंसा करते हैं। न्यूयॉर्क हेरल्ड में वर्षों तक उनके दैनिक कार्टूनों ने हजारों लोगों को सुखी किया। खैर, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। स्पेन के साथ युद्ध में जाने से ठीक पहले की बात है। वो एक ब्रोकर दोस्त के साथ शाम बिता रहा था। जब वो चला गया तो उसने रैक से अपनी डर्बी टोपी उठाई। कम से कम उसने सोचा कि यह उसकी टोपी थी, क्योंकि यह उसी आकार की थी और उसे पूरी तरह से फिट किया गया था। उस समय स्ट्रीट स्पेन के साथ युद्ध के अलावा कुछ नहीं सोच रही थी और बात कर रही थी। एक होना था या नहीं? अगर यह युद्ध होता तो बाजार नीचे चला जाता। हमारी अपनी बिक्री पर उतना नहीं जितना हमारी सिक्योरिटीज के यूरोपीय होल्डर्स के दबाव पर। यदि शांति है तो शेयरों को खरीदना एक चिंच होगा, क्योंकि पीले कागजों के सेंसेशनल शोर शराबे से काफी गिरावट आई थी। मिस्टर रोजर्स ने मुझे बाकी की कहानी इस प्रकार बताई। मेरे दोस्त, ब्रोकर, जिनके घर पर मैं एक रात पहले गया था, अगले दिन एक्सचेंज में खड़े होकर उत्सुकता से अपने दिमाग में बहस कर रहे थे कि बाजार के किस तरफ खेलना है। वो प्रोज एंड कॉन्स पर गया, लेकिन यह भेद करना असंभव था कि कौन सी अफवाहें थीं और कौन सी फैक्ट। उनका गाइडेंस करने के लिए कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं था। एक क्षण में उन्होंने सोचा कि युद्ध इनेविटेबल है, और अगले पर उन्होंने लगभग खुद को आश्वस्त कर लिया कि यह पूरी तरह से असंभव था। उसकी घबराहट के कारण उसके तापमान में इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि उसने अपने बुखार वाले माथे को पोंछने के लिए अपना डर्बी उतार दिया था। वो यह नहीं बता सकता था कि उसे खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। वो अपनी टोपी के अंदर देखने के लिए हुआ था। सोने के अक्षरों में वॉर शब्द था। उसे बस इतना ही कुबड़ चाहिए था। क्या यह मेरी टोपी के माध्यम से प्रोविडेंस की ओर से एक टिप नहीं था? इसलिए उसने स्टॉक का एक बेड़ा बेच दिया। युद्ध की विधिवत घोषणा की गई। उसने ब्रेक पर कवर किया और एक हत्या कर दी, और फिर WA ने समाप्त किया। मुझे वो टोपी कभी वापस नहीं मिली, लेकिन मेरे कलेक्शन की पुरस्कार टिप कहानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सबसे पॉपुलर मेंबर्स में से एक, JT हूड से संबंधित है। एक दिन एक और फ्लोर ट्रेडर, बर्ट वाकर ने उसे बताया कि उसने अटलांटिक और सदर्न के एक चीफ डायरेक्टर के लिए एक अच्छा मोड़ लिया है। बदले में आभारी इनसाइडर ने उसे सभी A और S खरीदने के लिए कहा जो वो ले जा सकता था। डायरेक्टर कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे स्टॉक कम से कम 25 अंक ऊपर आ जाए। सौदे में सभी डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन बहुमत निश्चित रूप से वांछित के रूप में वोट करेगा। बर्ट वाकर ने कंक्लूजन निकाला कि डिविडेंड रेट बढ़ाई जा रही थी। उन्होंने अपने दोस्त हुड को बताया और उन्होंने A और S के कुछ हजार शेयर खरीदे। स्टॉक बहुत कमजोर था, खरीदने से पहले और बाद में, लेकिन हुड ने कहा कि स्पष्ट रूप से बर्ट के आभारी दोस्त की अध्यक्षता में अंदरूनी गुट द्वारा संचय को सुविधाजनक बनाने का इरादा था। अगले गुरुवार को, बाजार बंद होने के बाद, अटलांटिक एंड सदर्न के डायरेक्टर मिले और डिविडेंड पास किया। शुक्रवार सुबह ट्रेडिंग के पहले 6 मिनट में शेयर 6 अंक टूट गया। बर्ट वाकर एक विल्ला के रूप में पीड़ादायक था। उन्होंने ग्रेटफुल डायरेक्टर से मुलाकात की, जो इसके बारे में टूटा हुआ था और बहुत पश्चाताप करता था। उसने कहा कि वो भूल गया था कि उसने वॉकर को खरीदने के लिए कहा था।
यही कारण था कि उन्होंने बोर्ड में मेजर ग्रुप की योजनाओं में बदलाव के बारे में बताने के लिए उन्हें फोन करने की उपेक्षा की थी। पछतावा करने वाला डायरेक्टर मेकअप करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने बर्ट को एक और टिप दी। उन्होंने काइंडली समझाया कि उनके कुछ सहयोगी सस्ते स्टॉक प्राप्त करना चाहते थे और उनके फैसले के खिलाफ मोटे काम का सहारा लिया। उन्हें अपना वोट जीतने के लिए झुकना पड़ा, लेकिन अब जब उन सभी ने अपनी पूरी लाइन जमा कर ली थी तो आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। ई और एस को अब खरीदना एक डबल रिवेटेड लेड पाइप सेंचुरी थी। बर्ट ने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि उच्च फाइनेंसर के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। स्वाभाविक रूप से उसने अपने दोस्त और साथी पीड़ित हूड को खुशखबरी सुनाने के लिए जल्दबाजी की। वे हत्या करने जा रहे थे। स्टॉक को पहले इंक्रीज के लिए इत्तला दे दी गई थी और उन्होंने खरीदा, लेकिन अब यह 15 अंक नीचे था। इसने इसे एक चिंच बना दिया, इसलिए उन्होंने 5000 शेयर खरीदे। जॉइंट अकाउंट, जैसे कि उन्होंने इसे शुरू करने के लिए घंटी बजाई हो। स्टॉक बुरी तरह से टूट गया जो स्पष्ट रूप से अंदर बिक रहा था। 2 एक्सपर्ट्स ने चीयरफुली संदेह की कॉन्फर्मेशन की। हुड ने अपने 5000 शेयर बेच दिए। जब वो बर्ट वाकर के माध्यम से मिला तो उससे कहा, अगर वो कंबल ब्लैंका कल से एक दिन पहले फ्लोरिडा नहीं गया होता तो मैं उसमें से भराई चाटता। हाँ, मैं करूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ आओ। जहाँ? हुड से पूछा। टेलीग्राफ ऑफिस में। मैं उस बदमाश को एक टेलीग्राम भेजना चाहता हूँ जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। चलो। हुड चलता रहा। बर्ट ने टेलीग्राफ ऑफिस का मार्ग प्रशस्त किया। वहाँ उनकी भावनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने उन 5000 शेयर्स पर काफी नुकसान उठाया था, जिनकी उन्होंने निंदा की एक मास्टरपीस की रचना की थी। उसने इसे हुड को पढ़ा और समाप्त किया। यह उसे दिखाने के काफी करीब आ जाएगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। वो इसे वेटिंग क्लर्क की ओर सरकाने ही वाला था कि हुड ने कहा, रुको बर्ट, क्या बात है? मैं इसे नहीं भेजूंगा। हुड ने गंभीरता से सलाह दी। क्यों नहीं? बर्ट तोड़ दिया। यह उसे डिकेंस के रूप में पीड़ादायक बना देगा। हम यही चाहते हैं, है ना? बर्ट ने आश्चर्य से हुड को देखते हुए कहा, लेकिन हुड ने डिसअप्रूविंगली से सिर हिलाया और पूरी गंभीरता से कहा, अगर आप वो टेलीग्राम भेजेंगे तो हमें उससे कोई और टिप नहीं मिलेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने वास्तव में ऐसा कहा था। अब चूसने वालों के बारे में बात करने का क्या फायदा? पुरुष टिप्स नहीं लेते क्योंकि वे बल्ली गधे हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन आशाओं के कॉकटेल पसंद करते हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी। ओल्ड बैरन रोथस्चाइल्ड का धन जीतने का रेसिपी स्पेक्यूलेशन पर पहले से कहीं अधिक फोर्स के साथ लागू होता है। किसी ने उनसे पूछा कि क्या बोर्स में पैसा कमाना बहुत मुश्किल मामला नहीं था, और उन्होंने जवाब दिया कि इसके विपरीत उन्हें लगा कि यह बहुत आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत अमीर हैं। इंटरव्यूअर ने ऑब्जेक्शन जताई। बिल्कुल नहीं, मुझे एक आसान तरीका मिल गया है और मैं उस पर कायम हूँ। मैं बस पैसा कमाने में मदद नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना रहस्य बताऊंगा। यह है, मैं नीचे कभी नहीं खरीदता और मैं हमेशा बहुत जल्दी बेचता हूँ। इन्वेस्टर्स बिल्लियों की एक अलग नस्ल हैं। उनमें से मोस्ट इन्वेंटरी और कमाई के स्टैटिस्टिक्स और सभी प्रकार के मैथमेटिकल डेटा के लिए मजबूत होते हैं, जैसे कि इसका मतलब फैक्ट और सर्टेनिटी है। ह्यूमन फैक्टर को एक नियम के रूप में कम से कम किया जाता है। बहुत कम लोग एक व्यक्ति के बिजनेस में खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान इन्वेस्टर जिसे मैं कभी जानता था, वो एक पेंसिल्वेनिया डचमैन था और वॉल स्ट्रीट में आकर और रसेल सेज का एक बड़ा सौदा देखकर इसका पालन किया। वो एक महान इन्वेस्टिगेटर, एक इंडेफैटिगेबल मिजोरियन था। वो अपने प्रश्न पूछने और अपनी आंखों से देखने में विश्वास करता था। उसे दूसरे आदमी के चश्मे का कोई फायदा नहीं था।
यह साल पहले था। ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी कम एडिसन को पकड़ रखा था। वर्तमान में उन्होंने कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बारे में परेशान करने वाली रिपोर्टें सुननी शुरू कर दी। उन्हें बताया गया था कि श्री रेनहार्ट प्रेसिडेंट चमत्कार होने के बजाय उन्हें होने का श्रेय दिया गया था। वास्तव में एक सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजर थे जिनकी लापरवाही तेजी से कंपनी को गड़बड़ कर रही थी। गिनती के इनेविटेबल दिन पर भुगतान करने के लिए ड्यूस होगा। यह ठीक उसी तरह की खबर थी जो पेंसिल्वेनिया डचमैन के लिए जीवन की सांस थी। वो श्री रेनहार्ट का इंटरव्यू करने और उनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए बोस्टन पहुंचे। सवालों में उनके द्वारा सुने गए आरोपों को दोहराना और फिर एडिसन, टोपेका और सांता फे रेलरोड के प्रेसिडेंट से पूछना शामिल था कि क्या वे सच हैं। श्री रेनहार्ट ने न केवल आरोपों का जोरदार ढंग से खंडन किया बल्कि और भी कहा। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि आरोप लगाने वाले दुर्भावनापूर्ण झूठे थे। पेंसिल्वेनिया डचमैन ने सटीक जानकारी मांगी थी और प्रेसिडेंट ने उन्हें यह दिखाते हुए दिया था कि कंपनी क्या कर रही है और यह फाइनेंशियल रूप से 1% तक कैसे खड़ा है। पेंसिल्वेनिया डचमैन ने प्रेसिडेंट रेनहार्ट को धन्यवाद दिया, न्यूयॉर्क लौट आए और तुरंत अपने सभी एडिसन होल्डिंग्स को बेच दिया। 1 या 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने बेकार धन का उपयोग डेलावेयर, लैक्वाना और वेस्टन का एक बड़ा लॉट खरीदने के लिए किया। वर्षों बाद हम भाग्यशाली अदला बदली की बात कर रहे थे और उन्होंने अपने मामले का हवाला दिया। उन्होंने समझाया कि किस चीज ने उन्हें इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। आप देखते हैं, उन्होंने कहा, मैंने देखा कि प्रेसिडेंट रेनहार्ट, जब उन्होंने आंकड़े लिखे, उन्होंने अपने महोगनी रोल टॉप डेस्क में एक कबूतर से लेटर पेपर की चादरें लीं। यह 2 रंगों में खूबसूरती से खुदा हुआ लेटरहेड के साथ भारी लिनन पेपर था। यह न केवल बहुत महंगा था बल्कि इससे भी बदतर यह अनावश्यक रूप से महंगा था। वो मुझे यह दिखाने के लिए एक शीट पर कुछ आंकड़े लिखता था कि कंपनी कुछ डिवीजनों पर क्या कमा रही थी या यह साबित करने के लिए कि वे खर्चों में कटौती या ऑपरेशनल लागत को कैसे कम कर रहे थे, और फिर वो महंगे कागज की शीट को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक देता। बहुत जल्द वो मुझे उन इकोनॉमी से प्रभावित करना चाहेगा जो वे शुरू कर रहे थे और वो खुदा हुआ लेटरहेड के साथ सुंदर नोट पेपर की एक नई शीट के लिए पहुंचेंगे। 2 रंगों में, कुछ आंकड़े और बिंगो, कचरे की टोकरी में। बिना सोचे समझे अधिक पैसा बर्बाद हो गया। यह मुझे लगा कि अगर प्रेसिडेंट उस तरह का आदमी होता तो वो शायद ही इकोनॉमिकल असिस्टेंस को रखने या रिवॉर्ड करने पर जोर देता। इसलिए मैंने यह मानने का फैसला किया कि जिन लोगों ने मुझे मैनेजमेंट के बारे में बताया था, वे प्रेसिडेंट के एडिशन को स्वीकार करने के बजाय फालतू थे और मैंने जो एडिसन स्टॉक मेरे पास था उसे बेच दिया। ऐसा हुआ कि मुझे कुछ दिनों बाद डेलावेयर, लैक्वाना और वेस्टन के ऑफिसेज में जाने का अवसर मिला। ओल्ड सैम स्लोअन प्रेसिडेंट थे। उनका ऑफिस प्रवेश द्वार के सबसे नजदीक था और उनका दरवाजा खुला था। यह हमेशा था। उन दिनों कोई भी DL&W के सामान्य ऑफिसेज में नहीं जा सकता था और कंपनी के प्रेसिडेंट को अपने डेस्क पर बैठे नहीं देख सकता था। कोई भी व्यक्ति चल सकता था और उसके साथ बिजनेस कर सकता था, अगर उसका कोई बिजनेस था करें। फाइनेंशियल रिपोर्टर मुझसे कहते थे कि उन्हें पुराने सैम स्लोअन के साथ झाड़ी के बारे में कभी भी मारपीट नहीं करनी थी, लेकिन वे अपने सवाल पूछेंगे और उनसे सीधे हाँ या ना में प्राप्त करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदर डायरेक्टर्स की स्टॉक मार्केट की आवश्यकता क्या है हो सकता है। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बूढ़ा व्यस्त था। मैंने पहले सोचा कि वो अपना मेल खोल रहा है, लेकिन जब मैं डेस्क के करीब आया तो मैंने देखा कि वो क्या कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि यह उसका डेली कस्टम था। मेल को छांटने और खोलने के बाद खाली लिफाफों को फेंकने के बजाय उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया और अपने ऑफिस ले गए। अपने फ्री टाइम के मोमेंट्स में वो लिफाफे को चारों ओर से चीर देते थे।
इससे उन्हें कागज के 2 टुकड़े मिलते थे, प्रत्येक एक साफ खाली साइड के साथ। वो इन्हें ढेर कर देगा और फिर वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा। इस तरह की शेप के लिए स्क्रैच पैड के बदले इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि रेनहार्ट ने मेरे लिए खुदा हुआ नोट पेपर पर किया था। खाली लिफाफों की कोई बर्बादी नहीं और कोई वेस्ट नहीं। प्रेसिडेंट्स के आइडल मोमेंट। सब कुछ इस्तेमाल किया। इसने मुझे चौंका दिया कि अगर DL&W के पास प्रेसिडेंट के लिए उस तरह का आदमी होता, तो कंपनी को सभी डिपार्टमेंट्स में इकोनॉमिकली रूप से मैनेज किया जाता था। प्रेसिडेंट इसे देखेंगे। निश्चित रूप से मुझे पता था कि कंपनी नियमित डिविडेंड का भुगतान कर रही थी और उसके पास एक था अच्छी संपत्ति। मैंने सभी DL और W स्टॉक खरीदे जो मैं कर सकता था। उस समय से कैपिटल स्टॉक 2 गुना और चौगुन हो गया है। मेरा एनुअल डिविडेंड मेरे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जितना है। मेरे पास अभी भी मेरा DL और W है और एडिसन चला गया एक रिसीवर के हाथों में कुछ महीनों के बाद, जब मैंने प्रेसिडेंट को 2 रंगों में एंग्रेव्ड लेटरहेड के साथ लिनन पेपर की शीट को कचरे की टोकरी में फेंक दिया ताकि मुझे आंकड़ों के साथ साबित किया जा सके कि वो असाधारण नहीं थे। और उस कहानी की सुंदरता यह है कि यह सच है और कोई अन्य स्टॉक जिसे पेंसिल्वेनिया डचमैन खरीद नहीं सकता था, वो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होता जितना कि DL&W।